आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, जिसमें तमाम जो भी खबरें होंगी, बड़ी आज की जो भी खबरें होंगी उनसे रूबरू कराएंगे और साथ ही क्या कुछ बड़ी खबरें इन राज्यों की हैं। सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें राजधानी भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हैं, क्या कुछ सियासी माहौल है, मौसम का पारा क्या कुछ कह रहा है, या इसके अलावा कोई और बड़ी अपडेट हो तो अनिरुद्ध जी? देखिए, आज मध्य प्रदेश से सबसे बड़ी खबर यही है कि यहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं और ये उपचुनाव सरपंच, नगरीय निकायों के पार्षदों के पद के लिए और सरपंच, उप सरपंच पद के लिए हो रहे हैं। और सुबह 7 बजे से जो उपचुनाव हो रहे हैं नगरीय निकाय और पंचायतों के, उसके वोटिंग शुरू हो गई है। और पंचायतों में ये वोटिंग मध्य प्रदेश के सभी जगह 7 बजे से 3 बजे तक होगी। और नगर निगम के जो 20 पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव है ये, और इनकी वोटिंग सुबह 7 बजे से जो शुरू हो गई है वो शाम को 5 बजे तक चलेगी। और जहां तक बात करें हम, तो 9200 से ज्यादा पंच चुने जाएंगे। इसके अलावा 56 उप सरपंच के चुनाव हैं। इसके अलावा जनपद सदस्यों के और जनपद पंचायत के चुनाव हैं। और देखा जाए तो इस पूरे चुनाव में ये उपचुनाव है, किसी कारणों से जो सीटें खाली हुई है उसके लिए वोटिंग हुई थी और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। और इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 पार्षद पद के लिए नगरीय निकायों के, उसमें भी चुनाव हो रहे हैं। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में वार्ड 41 जो कि कांग्रेस के पार्षद थे मोहम्मद सगीर, उनके निधन होने से सीट खाली हुई थी, उस पर सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है और ये वोटिंग शाम को 5 बजे तक चलेगी। और ये पूरा जो वार्ड 41 है, इसमें लगभग 22,000 से ज्यादा वोट हैं और 90% वोटर अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों ही ने मुस्लिम प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसकी वोटिंग अभी सुबह, बड़ी सुबह से शुरू हुई है 7 बजे से। हालांकि मौसम का मिजाज आज भोपाल में ठंडा है, लेकिन सुबह से ही वार्ड 41 के सभी बूथों पे वोटिंग के लिए भीड़ लगी हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है। और ये यात्रा 14 जनवरी से निकलेगी, जो मणिपुर से निकलेगी और मुंबई में समाप्त होगी। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये यात्रा, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, वो 7 दिनों तक रहेगी। और 7 दिनों में ये 9 जिले कवर करेगी, 7 लोकसभा क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा क्षेत्र हैं। राहुल की यात्रा 7 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और लगभग 7 दिन राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में रहेंगे। और इस यात्रा का शुरुआत जो होगी वो मुरैना से होगी और ये जो इसका अंतिम जो पड़ाव रहेगा वो मध्य प्रदेश में रतलाम रहेगा। और ये दोनों ही क्षेत्र ग्वालियर चंबल इलाके में आते हैं और मालवा निमाड़ इलाके में आते हैं। और इन इलाकों से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी। हालांकि इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश से निकली थी, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड विजय मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने रीवा दौरे पर रहेंगे और वो रीवा में जन आभार यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा एक एनसीसी ग्राउंड में एक सभा भी लेंगे और 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, जो नगर निगम के लिए रहेंगे, सड़कों के लिए रहेंगे, स्कूलों के लिए रहेंगे और अन्य कई विकास कार्यों के लिए रहेंगे। और डॉक्टर यादव आज 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास रीवा में करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। जिस तरीके से आपने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र किया, हमने लगातार देखा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, कांग्रेस ने काफी प्रचार प्रसार उसका किया। और जिस तरीके से अब फिलहाल लोकसभा की तैयारी चल रही है और तमाम जो गठबंधन के दल हैं वो अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं कर पाए हैं या फिर एक रणनीति जो स्पष्ट होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। ऐसे में अगर कांग्रेस ये यात्रा निकालती है तो जमीन पर कुछ असर देखने को मिल सकता है, या फिर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में ज्यादा असर देखने को नहीं मिला वही तस्वीर आगे नजर आ रही है?
देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगभग 7 दिन रहेगी और ये जिस बेल्ट में जाएगी, ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ संभाग, ये दोनों ही संभागों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और इन दोनों संभागों में और राहुल की यात्रा जहां से गुजरेगी 9 जिलों से गुजरेगी और इसमें 7 लोकसभा सीटें आती हैं और ये सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं। तो यात्रा का कोई असर पड़ेगा, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। लेकिन राहुल की यात्रा में मध्य प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो शामिल रह सकते हैं। कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है विशेष रूप से मध्य प्रदेश में जब राहुल रहेंगे, तो राहुल की यात्रा का भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कैंपेन पे या लोकसभा चुनाव के कैंपेन पे कोई फर्क पड़ेगा, इसकी संभावना काफी कम नजर आती है। निश्चित तौर पर देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा यात्रा का कितना असर पड़ता है या फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति इसको लेकर रहती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तमाम खबरें मध्य प्रदेश से थी, सियासी खबरें थी, कुछ मौसमी जानकारी थी, इसके अलावा जो भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम थे तमाम अपडेट्स आपसे साझा की। और इसी बीच सीधा चलेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ बड़ी खबरें मुंबई से हैं? महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी क्या कुछ खबरें हैं? इसके अलावा बॉलीवुड या अन्य खबरें क्या कुछ हैं? राहुल जी ऋषभ, मैं बता दूं, जिस तरह से जितेंद्र आवाड़ का जो भगवान राम के लेकर जिस तरह से बयान दी गया था कल, तो उसको लेकर हंगामा, पूरी राजनीतिक हंगामा हो रहा था और संतों ने भी सड़क पे आ गए थे और कह रहे थे अयोध्या से कूच करेंगे महाराष्ट्र की तरफ अगर जितेंद्र आवाड़ अपनी माफी नहीं मांगे तो। कल जितेंद्र आवाड़ बैकुंठ पे आ गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगा। उन्होंने बोला कि भगवान राम के जो बोल दिया है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और जिसको अगर दुख पहुंचा है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के माफी मांगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनकी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और बोला कि उनके पर्सनल बयान है, ये पार्टी लाइन नहीं है ऋषभ। और जिस तरह से पूरे हंगामा मचता रहा, राम कदम जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं वो घाटकोपर थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराने गए थे, उसको देखते हुए भी काफी हंगामा रहा। बीजेपी के पूरे कार्यकर्ता के सड़कों पे आ चुके थे और उसको देखते हुए आनंद फानन में जितेंद्र आवाड़ ने माफी मांग लिया है। और दूसरी जो बड़ी खबर जो आ रही है, एकनाथ शिंदे ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है और राज कर्मचारियों को, जो यहाँ के महाराष्ट्र के पूरे राज कर्मचारी, उनको काफी फायदा होगा पुरानी पेंशन से, जिसमें 26,000 कर्मचारी जो हैं जिनको सीधे रूप से फायदा होगा, जो 2004 से पहले ज्वाइन किए हैं ऋषभ। तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है, तीसरी बॉलीवुड से जो खबर आ रही है, अमिताभ बच्चन केबीसी 16 के होस्ट बने रहेंगे। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि केबीसी बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केबीसी होस्ट करेंगे अमिताभ बच्चन, फिर से दोबारा देखने को मिलेगा केबीसी में। और जो चौथी खबर आ रही है कैप्टॉन से आ रही है, कल 2 दिन में भारत ने मैच जीत लिया और एक इतिहास रच दिया। आज तक के क्रिकेट इतिहास में कभी 2 दिन में कोई टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ था और 7 विकेट से जीत चुकी है। और तीसरी जो खबर आ रही है बॉलीवुड से, एक और खबर आ रही है, जिस तरह से आयरा खान में आमिर खान की जो बेटी है, कल उनका रिसेप्शन होना है जयपुर में और उदयपुर में। 3 दिन तक रिसेप्शन मनाया जाएगा और तीनों खान मौजूद रहेंगे, सलमान खान, आमिर खान और तीनों खानों के नाम है मौजूदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। और कल ये तीनों खान एक संग देखे जाएंगे, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर ये राहुल ये महत्वपूर्ण खबरें थी। साथ ही जिस तरीके से अब विपक्ष भी लगातार लोकसभा की तैयारियों में जुटा हुआ है, कांग्रेस जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रही है, मणिपुर से यात्रा शुरू होकर मुंबई में ही समाप्त होगी, तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति मुंबई में कांग्रेस की नजर आ रही है? किसी तरह की हलचल या किसी तरह की बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है? जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कैडर है पूरी तरह से उत्साहित है कि शायद इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ उम्मीद जो थी रखी जा रही थी। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा पहले भी पार्ट 1 निकला था, उससे कुछ ना कुछ राज्यों में जिस तरह से राहुल गांधी की वजह से जीत मिली थी, वो उसी को देखते हुए शायद पार्ट 2 जो आ रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसको लेके मुंबई में ये एंड होना है। और मुंबई का विदर्भ इलाका जो है वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस पहले भी मुंबई में पहले मजबूत थी, लेकिन अगर ये यात्रा यहाँ पे समाप्त हुई, कई कम से कम 5-6 लोकसभा क्षेत्र को कवर करते हुए और कम से कम 15 से 20 विधानसभा क्षेत्र कवर होगी ऋषभ।
और उसको देखते हुए यहाँ जो कांग्रेस कार्यकर्ता वाकई काफी उत्साहित है। शायद 48 में सीट में अगर इनकी सीट शेयरिंग में अगर जो चीज मिलता है तो शायद कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहे। लेकिन राहुल देखिए, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब इसे लेकर कांग्रेस क्या कुछ रणनीति बना रही है, क्योंकि कांग्रेस अपनी यात्रा एक अलग निकाल रही है, उसके अलावा जो और भी तरीके से दल हैं उनको लेकर क्या कुछ अभी स्थिति नजर आ रही है? क्या सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय हुआ है या फिर और समय लग सकता है, या फिर बीजेपी यहाँ पर आगे मजबूती के साथ खड़ी हुई? क्या कुछ स्थिति फिलहाल गठबंधन की नजर आ रही है? जी सब बता दूं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से जब हमारी बात हो रही थी उनका कहना है कि हम विपक्ष नामबंद रहेंगे। जहां पे जिस पिछले परफॉर्मेंस में जहां पे जो पहले नंबर 1 सेकंड पे था बीजेपी के विपक्ष में, अगर जिसकी सीटें थी, जिसकी सबसे अधिक वोट आई थी, तो हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराना है। तो कांग्रेस ये कह रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी वो झुकती हुई नजर आ रही है कि अगर हमारे क्षेत्रीय पार्टियों को अगर देना पड़े सीट तो हम देंगे, लेकिन बीजेपी को हटाना है और लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। तो उनका इस तरह से जो टैग लाइन है और जिस तरह से कंप्रोमाइज करते जाते, तो शायद ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आ रही है और शायद सीटों के बंटवारे में कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज करने को तैयार है। जिस तरह से पहले राजस्थान और एमपी उसके चुनाव नहीं होते तो कांग्रेस के एटीट्यूड कुछ अलग था, लेकिन ये तीनों राज हारने के बाद अब कांग्रेस नर्म पड़ती हुई नजर आ रही है। ऋषभ, निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण खबरें थी। साथ ही आपने शुरुआती खबरों में जिक्र किया जिस तरीके से जितेंद्र आव्हान ने बयान दिया भगवान राम को लेकर, उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन उन्होंने माफी तो मांग ली है लेकिन बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई हिंदूवादी नेता हैं जो उनके सर मुंडवाने के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने का इनाम देने की बात कह रहे हैं, या फिर इस तरह की कोई और बयानबाजी देखने को मिली है राहुल? जी आपके यूपी अयोध्या से ही संत लोग कह रहे हैं कि जब तक शरद पवार अगर उनको पार्टी से ना निकाले, मुंह काला करके ना निकाले, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। ऐसा होने भगवान राम के ऊपर अगर इन्हें इतनी बड़ी बात बोली है तो उसकी छोटी सी गलती और माफी के हम माफ नहीं कर सकते। इसकी बहुत बड़ा खाजना इनको भुगतना पड़ेगा और इसको लेकर शरद पवार को भी घेरा जा रहा है। कहने शरद पवार इनको पार्टी से निकालें और मुंह काला करके इनको निकाला जाए। संतों की मांग है। वहीं बीजेपी जो नेता है और कार्यकर्ता है वो भी अभी सड़कों पे हैं और महिला कार्यकर्ता भी सड़कों पे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर जितेंद्र आव्हान ये पार्टी नहीं छोड़ते हैं और भगवान राम के लिए दोबारा कान पकड़ के माफी नहीं मांगते, तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम आंदोलन करेंगे जितेंद्र आव्हान के खिलाफ। जी बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। महत्वपूर्ण खबरें थी, महाराष्ट्र से, मुंबई से कुछ सियासत से जुड़ी खबरें थी, या इसके अलावा तमाम और भी खबरें साझा की राहुल ने। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच सीधा चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश से हैं, लखनऊ से हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज यहाँ का बना हुआ है? और जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर लगातार भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ बड़ी अपडेट है? जी ऋषभ, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात कर ले या राजधानी लखनऊ की बड़ी खबरों की बात कर ले, तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजधानी लखनऊ का दौरा है। बात कर ले अमित शाह की, तो आज अमित शाह राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद राजधानी लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में आज वो रहेंगे और यही राजधानी लखनऊ में आज विश्राम करेंगे और कल सुबह भगवान श्री राम लला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। देखिए, इस दौरे का कुछ और भी मतलब निकाला जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, उसको लेकर के कयास ये लगाया जा रहा है ऋषभ की मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात चल रही थी वो अब कहीं ना कहीं नजदीक आ रही है। क्योंकि कल मैं ओम प्रकाश राजभर से मिला और कल जब मैंने उनका 1-to-1 किया तो ओम प्रकाश राजभर ने बातों बातों बोलते, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर मिल के आए, जेपी नड्डा से मिल के आए और आने के बाद जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि खरमास के तुरंत बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे कयास लगाया जा रहा है कि जो अमित शाह का जो दौरा है इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कहीं ना कहीं अमित शाह का ये दौरा माना जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने ये कहा है कि अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम लला के दर्शन करेंगे और जो मंत्रिमंडल है जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम है उसको लेकर के उन्हें निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से तैयारी है, क्या चीज उसका भी जायजा लेंगे। हाँ। जी ऋषभ।
बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार का आपने जिक्र किया, किसी तरह के समीकरण साधने की कोशिश यहां पर रहेगी, किसी नेताओं को आगे मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोशिश रहेगी या फिर सामान्य प्रक्रिया से बताया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ऋषभ, आपको बता दूं कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं और दारा सिंह चौहान है, इनका नाम तो काफी हद तक देखा जाए तो सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ऋषभ की कुछ लोगों की, कुछ मंत्री की सीटें खतरे में भी दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से काफी दिनों से जो कयास लगाया जा रहा है, इसमें लोगों का कहना यह है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल विस्तार में इनको जगह मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए 6 लोग और हैं जिनके नाम अभी सामने नहीं लाए जा रहे हैं, 6 लोग और हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मंत्रिमंडल से निकाला भी जा सकता है, उनकी सीट खतरे में भी दिखाई दे रही। देखिए ऋषभ, सीधी सी बात आपको ये बता दूं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है। उस चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए सभी तरीके से वो तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे लोकसभा चुनाव में सीटें, सबसे ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में जीती जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश के अंदर 73 के 73 सीटें उन्होंने जीती थी। तो अब उसी तरीके से कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए कि पूरी तैयारी, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीत के इस बार लोकसभा में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लगी। और दूसरी चीज बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी में आ चुका है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा तो चली रही थी, अब भारत न्यायिक यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस की बात कर ले तो आज यूपी जोड़ो यात्रा राजधानी लखनऊ पहुंच रही है। और आपको ये भी बता दूं, जो यूपी जोड़ो यात्रा है तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो अजय राय का साफ तौर पे ये कहना है कि यूपी जोड़ो यात्रा हम यूपी को जोड़ रहे हैं, इसको राजनीतिक तरीके से ना देखा जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है ऋषभ, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये यात्राओं को दौर शुरू किया गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इधर भारतीय जनता पार्टी, तीनों पूरी तैयारी शुरू कर चुकी है लोकसभा चुनाव की, क्योंकि अभी तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उससे पहले देखा जाए तो सभी तरीके से तैयारी शुरू हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का साफ तौर पे कहना है ऋषभ की राम मंदिर का एक मुद्दा लेकर के ये चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, किन्नर समाज सभी को साधने की कोशिश, ये समाजवादी पार्टी लगातार सम्मेलन करते हुए ये इस चीज का नारा दे रही। लेकिन देखा जाए तो ऋषभ, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पे ये कहना है कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, ये लोगों को आस्था है और लोग अपनी तरीके से भगवान श्री राम को मानते हैं, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि लोकसभा चुनाव का राम मंदिर कोई मुद्दा होगा। जी ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, जो भी एक्शन दलों की तरफ से दिखाई दे रहे हैं वो सीधे तौर पर लोकसभा की तैयारी ही नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें थी उत्तर प्रदेश की, जहां पर सियासी मिजाज को लेकर कुछ खबरें थी, और जिस तरीके से भव्य राम मंदिर की, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, वो अपने अंतिम चरण में है, और 22 जनवरी का इंतजार देश भर को है। तो ये तमाम खबरें थी जो कि देश प्रदेश में हमने आपसे साझा की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।